नमस्कार, मैं अरुण दुबे मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के न्यू टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में डेटा एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हूं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आज का यह ट्रेनिंग सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर केंद्रित है, जहां हम समझेंगे कैसे AI तकनीक सरकारी सेवाओं को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आइए एक त्वरित थॉट एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि आज से 10 साल पहले कोई सरकारी विभाग में आपको बहुत बड़ा डेटा सेट एनालाइज करने के लिए दिया जाता है, तो आप उसके लिए टीम असाइन करेंगे और उस टीम से काम करवाएंगे, तो इसको हफ्तों लगेंगे और इसी काम को आज AI मिनटों में कंप्लीट कर सकता है और इसके साथ ही अगले 6 महीने का प्रोडिक्शन भी कर सकता है। आज के सेशन में हम इस यात्रा को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कैसे AI एक सिंपल नंबर क्रंचर से प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑटोनोमस पार्टनर के रूप में विकसित हो गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि एजेंटिक AI गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर क्यों है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा मॉड्यूल 1, AI का परिचय और भूमिका। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि AI क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह डेटा को समझकर निर्णय लेने व संसाधनों को अनुकूल बनाने में कैसे सहायक है। मॉड्यूल 2, AI तकनीकों का विकास। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि पारंपरिक डेटा एनालिटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI और एजेंटिक AI तक तकनीकों का विकास कैसे हुआ। मॉड्यूल 3, AI समस्या समाधान की कला। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि व्यावसायिक समस्याओं को एनालिटिकल प्रश्नों में बदलकर सही मॉडल का चयन कैसे किया जाता है और AI मॉडल का विकास जीवन चक्र कैसा होता है। मॉड्यूल 4, मॉडल चयन और मूल्यांकन। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि EDA, रेजिगेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन जैसी तकनीकों का चयन कैसे होता है और मॉडल की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। मॉड्यूल 5, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स जटिल डेटा को कैसे समझते हैं और इनका उपयोग हेल्थ केयर, फाइनेंस, इमेज प्रोसेसिंग और ऑटोनोमस सिस्टम्स में कैसे किया जाता है। मॉड्यूल 6, जनरेटिव AI। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि जनरेटिव AI और LLMs कैसे नए टेक्स्ट, कोड, इमेज और ऑडियो तैयार करते हैं और IT, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन तथा मीडिया में इनका प्रयोग कैसे हो रहा है। मॉड्यूल 7, एजेंटिक AI और मल्टी एजेंट सिस्टम्स। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि एजेंटिक AI कैसे कार्य करता है, मास्टर और सब एजेंट्स की क्या भूमिकाएं होती हैं और ट्रेनिंग कैंप जैसे कार्यों को मल्टी एजेंट सिस्टम्स कैसे पूरा करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पहला मॉड्यूल। AI के रोल को आप समझ सकते हैं एक भरोसेमंद कर्मचारी जो कभी थकता नहीं है, लंच ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती और हर छोटे बड़े बात को वो याद रख सकता है। सरकारी सिस्टम में इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जो नागरिक प्रतिक्रिया का पैटर्न देखना या भविष्य में सेवाओं का डिमांड अनुमान लगाना या लाखों रिकॉर्ड्स को एक साथ प्रोसेस करना। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि जो आपका राशन कार्ड का जो पात्रता होती है उसको ये कुछ ही मिनटों में वेरीफाई कर सकता है। अगर इसको मैन्युअली करेंगे तो इसको बहुत समय लगेगा। तो AI का जो रोल है वो हमारे काम को बोझ को कम करना, ताकि मानव बुद्धिमत्ता की रणनीति बनाने और संबंध मजबूत करने और बड़े फैसले लेने में यूज हो सके। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि AI इंसानी क्षमताओं जैसे सीखना और निर्णय लेना दोहराता है। ये डेटा को बेहतर बनाकर तेज, सटीक और स्वचालित निर्णय सुनिश्चित करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब AI के एवेल्यूएशन को हम समझते हैं विद समय के अनुसार कैसे AI इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले अर्ली 1990 में हमें ट्रेडिशनल डेटा एनालिटिक्स प्राप्त हुआ था, जिसमें हम डेटा को
डैशबोर्ड के रूप में, ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में देख सकते थे। फिर 2000 का दौर आया जिसमें मशीन लर्निंग विकसित हुई। मशीन लर्निंग में जो हमें पावर मिली वो डेटा के आधार पर प्रेडिक्शन करने की या डेटा के आधार पर क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन जैसी प्रेडिक्शन करने की सहूलियत प्राप्त हुई। उसके बाद 2010 के दशक में डीप लर्निंग आया जो मल्टी लेयर मॉडल्स यूज़ करता है, और इन मल्टी लेयर मॉडल्स के यूज़ करने से ये आगे चल के जो आप पैटर्न रिकॉग्निशन और इमेज रिकॉग्निशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसी टास्क भी करने लगा। इसके बाद 2022 के आसपास जनरेटिव एआई ने सबको चौंका दिया। अब ये केवल डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर सकता था, नए डेटा को जनरेट भी कर सकता था। चैट जीपीटी जैसे टूल ने हमें नई कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, म्यूज़िक, कोड एटसेट्रा बनाने का ऑप्शन दिया। अब 2024 में अब हम एजेंटिक एआई के दौर में आ चुके हैं। एजेंटिक एआई कई एआई टूल्स और एआई एजेंट्स से मिलके बनता है जो कि आपके जो टास्क होते हैं उनको डायरेक्टली परफॉर्म कर सकता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एआई ने पारंपरिक डेटा एनालिटिक्स से शुरू होकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई और अब एजेंटिक एआई तक प्रगति की है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम बात करते हैं एआई की कैपेबिलिटी जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला के रूप में विकसित हुई है। सबसे पहले किसी भी एआई टूल को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्लियर बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमें सिटीज़न की कंप्लेंट्स का जो रिजोल्यूशन टाइम है वो 50% कम करना है। ये क्लियर बिजनेस रिक्वायरमेंट है। जब ये क्लियर बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें मिल जाती है तो फिर हम एनालिटिकल क्वेश्चन डिफाइन करते हैं कि उसमें डेटा में हमें क्या ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिससे हम उसका टाइम कम कर सकें, और क्यों टाइम कम करना है ये भी हम देख सकते हैं। तो इसके बाद हम डेटा गैदरिंग करते हैं और डेटा गैदरिंग करके उसमें हम मॉडल का वैलिडेशन भी करते हैं, मॉडल सेलेक्ट करके उसका वैलिडेशन और इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। अब बात करते हैं एआई मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। कोई भी एआई मॉडल है वो एकदम से डेवलप नहीं होता, उसके कई फेजेस होते हैं। तो उन लाइफ साइकिल को हमने 7 फेज में डिवाइड किया है। पहला है प्रॉब्लम डेफिनेशन, जिसमें हम बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि हमारा जो फाइनल गोल है इस मॉडल को बनाने का वो क्या है। दूसरा है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों टाइप के डेटा गैदर करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा में हम आपका डेटाबेसेस आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में टेक्स्ट, इमेज वगैरह आते हैं, तो ये सभी हैं। उसके बाद आता है डेटा प्रिपरेशन। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। इसमें आपका 80% ऑफ टाइम जाता है मॉडल डेवलपमेंट का, क्योंकि यहीं पर आपका डेटा क्लीन होता है, डेटा के डीडुप्लीकेशन, डेटा की क्वालिटी मेंटेन होती है। अगर डेटा की क्वालिटी बेटर होगी तो मॉडल की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। उसके बाद आता है मॉडल बिल्डिंग। अब हम चूज़ करते हैं कि हमारे डेटा के हिसाब से कौन सा मॉडल हमें और हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कौन सा मॉडल हमें सेलेक्ट करना है। आफ्टर मॉडल इज सिलेक्टेड हम उस मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद उसका एवेल्युएशन होता है नेक्स्ट फेज में, जहां हम वैलिडेट करते हैं उसकी एक्यूरेसी, उसके जो मैट्राइसेस हैं जिनसे उनकी एक्यूरेसी मेजर होती है वो हम मैट्राइसेस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर मॉडल हमारा सही परफॉर्म करता है और एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी देता है तो हम उसको डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में। और लास्ट फेज में मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस होता है, जिसमें आप उसके जो आउटपुट हैं मॉडल के वो आप मॉनिटर करते हैं, क्योंकि डेटा जो इनपुट डेटा की क्वालिटी है वो चेंज हो सकती है ओवर द टाइम, जिसकी वजह से हमें मॉडल को रिट्रेन भी करना पड़ सकता है और मॉडल को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो ये हमारा एआई मॉडल का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि व्यावसायिक समस्याओं को छोटे विश्लेषणात्मक प्रश्नों में बदलकर सही मॉडल चुनकर और एआई लाइफ साइकिल अपनाकर समाधान प्राप्त किया जाता है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की, EDA। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है मॉडल डेवलपमेंट साइकिल का भी और आपके मशीन लर्निंग AI मॉडल बनाने का। तो इस मॉडल में आपका EDA में सबसे पहले आप डेटा इनपुट लेते हैं, जिसमें आप डेटा की क्लीनिंग करते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं, उसका डीडुप्लीकेशन और डेटा की क्वालिटी मेंटेन करते हैं फर्स्ट। उसके बाद उस डेटा के आधार पर आप जो फीचर्स आपके यूज़फुल हैं वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि किसी डेटा में आपको 50 कॉलम मिलते हैं और डेटा सेट में 50 कॉलम है, लेकिन हमने जब उसका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया तो पता चला कि केवल 5 कॉलम हैं जो कि ऐसे कॉलम हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी के जो 45 कॉलम्स हैं वो उन्हीं 5 कॉलम से कैलकुलेट होकर बनी हैं। इसके अलावा जो आपके नए कॉलम्स या नए डेटा भी जनरेट करते हैं, नए फीचर्स हम जनरेट करते हैं और उन साइट्स के बेस पर उनसे इंसाइट्स निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं मॉडल सिलेक्शन की। जैसा कि हमने पिछले भी बताया कि जो आपका AI मॉडल है उसके डेवलपमेंट के कई फेजेस हैं। तो आफ्टर डेटा गैदरिंग हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, उसमें कौन सा मॉडल फिट बैठता है। तो इसमें कई टाइप के मॉडल होते हैं, तो हम 1 बाय 1 सारे मॉडल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं रिग्रेशन या डिसीजन ट्री एनालिसिस। रिग्रेशन मॉडल यूज होता है प्रेडिक्शन के लिए। अगर हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है और उस हिस्टोरिकल डेटा में हमारे पास 6 महीने का या 1 साल का डेटा है, उसके आधार पर हम आगे का 1 महीने का या 2 महीने का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जैसा कि मौसम के डेटा के आधार पर किया जा सकता है। मौसम का पिछले 6 महीने का डेटा लेके आगे 1 महीने या 2 महीने का फोरकास्ट किया जा सकता है। इसके लिए रिग्रेशन मॉडल यूज होता है। दूसरा है डिसीजन ट्री एनालिसिस मॉडल। जब भी हम डेटा के आधार पर कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे कि किसी नागरिक की राशन कार्ड की पात्रता की जांच करनी है और उस राशन कार्ड की पात्रता की जांच करने के लिए उसका एज और उसका इनकम एक ऑप्शन है, तो हम ये देखते हैं कि इनकम अगर सालाना 3 लाख से कम है तो उसको राशन कार्ड मिलना चाहिए। ऐसे ये डिसीजन ट्री एनालिसिस मॉडल काम करता है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन मॉडल आपका क्लासिफाई करता है किसी भी डेटा को कैटेगरीज में। इसमें आपको लेबल्ड डेटा सेट की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग के लिए। इसमें क्या होता है, आप पहले जो डेटा सेट आता है उसको आप ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट में करते हैं, लेबल डेटा सेट को डिवाइड करते हैं। अब ट्रेनिंग डेटा सेट में हमें लेबलिंग दी जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं कि जैसे कि हम फलों का क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हमारे पास फलों की एक टोकरी में बहुत सारे फल हैं, तो हम उसमें से कुछ फल निकाल लेते हैं टेस्ट डेटा ट्रेन डेटा सेट के रूप में। उस फल में कुछ सेब होंगे, कुछ संतरे होंगे, कुछ केले होंगे, तो उन सभी को हम लेबल करते हैं कि ये सेब है, ये संतरा है, ये केला है, और उसकी इमेज को हम ट्रेन करते हैं। अब मॉडल कैपेबल हो जाता है ये जानने के लिए कि अगली जो इमेज आएगी वो क्या सेब है या केला है या संतरा है। इस तरीके से हम इसमें लेबल डेटा सेल का यूज करके हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लस्टरिंग मॉडल की। ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन मॉडल है, बट ये अनलेबल्ड डेटा सेट के लिए है। अनलेबल्ड डेटा सेट से मतलब है जिस डेटा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि अगर हमें पता करना है कि एक गांव है, उस गांव में बहुत सारे लोग हैं, उस पॉपुलेशन को हमें अलग अलग ग्रुप में बांटना है, जैसे हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप विद रेसिडेंस, लो इनकम विद राशन कार्ड। तो ऐसे हम फीचर सिलेक्ट करके और लोगों को और डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं क्लस्टरिंग टेक्निक। अब बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। तो जैसा कि मैंने 3 मॉडल आपको बताए, आपके रिग्रेशन, आपका डिसीजन ट्री एनालिसिस, फिर आपकी क्लासिफिकेशन और लास्ट में क्लस्टरिंग।
तो मैंने आपको लेबल डेटा सेट और अनलेबल डेटा सेट के बारे में वहाँ पर बताया। तो जो लेबल डेटा सेट है, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, और अगर अनलेबल डेटा सेट है तो उसे बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इन लेबल डेटा सेट में हम ऑलरेडी उस मॉडल को बताते हैं कि ये डेटा सेट क्या है, और हम मॉडल से प्रेडिक्ट करवाते हैं नेक्स्ट जो इनपुट है वो किस कैटेगरी का है, तो इसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मॉडल को डायरेक्टली क्लस्टरिंग टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम मॉडल को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर रन टाइम में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है। अब बात करते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। कई बार डेटा बहुत बड़ा सेट होता है, लेकिन उस डेटा सेट में सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट नहीं होते। कुछ डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पिछले जो हमने एग्जांपल दिया था, जिसमें एक डेटा सेट है जिसमें 50 कॉलम है, पर केवल 5 कॉलम है जो कि यूजफुल हैं, बाकी 45 कॉलम उन 5 कॉलम से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो उस केस में हम उसको केवल 5 कॉलम को यूज करते हैं। इस मेथड को बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को छोटे और बेटर डेटा सेट में कन्वर्ट करके और फिर उसका यूज किया जाता है मॉडल ट्रेनिंग के लिए। तो इसे हम मॉडल सिलेक्शन में डायमेंशनलिटी रिडक्शन बोलते हैं। मॉडल इवैल्यूएशन, हमने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, मॉडल पे हमने ट्रेन कर लिया, मॉडल से हमने टेस्ट करने, फिर हम मॉडल को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने पर हमें जो वैल्यूज मिलती हैं, उस वैल्यूज को हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिसमें हमारे 4 टाइप के वैल्यूज आते हैं। पहला है ट्रू पॉजिटिव, सेकंड है फॉल्स पॉजिटिव, देन फॉल्स नेगेटिव एंड देन ट्रू नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि जो आउटपुट आया है वो करेक्ट भी है, वो मैच कर रहा है जो आउटपुट हमारे ट्रेन डेटा सेट में ऑलरेडी अवेलेबल था, उससे मैच कर रहा है, तो ट्रू पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव कि जो मॉडल ने आइडेंटिफाई तो कर दिया बट गलत आइडेंटिफाई किया, और ट्रू पॉजिटिव में आइडेंटिफाई किया और सही आइडेंटिफाई किया। फॉल्स नेगेटिव में कि आइडेंटिफाई किया ही नहीं, ओके। और फॉल्स ट्रू नेगेटिव में कि आइडेंटिफाई तो कर लिया लेकिन वो उसको ये नहीं क्लासिफाई कर पाया कि वो किस कैटेगरी का है, तो ट्रू नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें आपकी ये 4 पैरामीटर बनते हैं इन सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करके, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर। और इन चारों को मिला के जो मैट्रिक्स बनता है उसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही आपके मॉडल की एक्यूरेसी बताता है, और ये मॉडल अगर आपके कंफ्यूजन मैट्रिक्स के जितने भी ये पैरामीटर हैं उनकी वैल्यू अगर करेक्ट है, बेटर है, तो आपका मॉडल बेटर है और आपके फ्यूचर में वो फेल होने के चांसेस के कम हो जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि EDA, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन मॉडल चयन में सहायक हैं और कंफ्यूजन मैट्रिक्स से मूल्यांकन होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब बात करते हैं डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क की। डीप लर्निंग इज ए मशीन लर्निंग मॉडल ओनली, बट इट हैज मल्टीपल लेयर्स। मतलब एक मशीन लर्निंग मॉडल नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल हैं और हर मॉडल की लेयर का अपना काम है। जैसे एक मॉडल की लेयर क्या करती है, फीचर आइडेंटिफाई करती है, दूसरी पैटर्न आइडेंटिफाई करती है, तीसरी टाइम बेस्ड एनालिसिस करती है। तो वो सारे जो आपके मॉडल की लेयर्स हैं वो सब मिलके ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं, और ह्यूमन ब्रेन की तरह वो इमेज को पहचान सकते हैं, स्पीच को पहचान सकते हैं, फेशियल आईडी, वॉइस असिस्टेंट में यूज़ होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हेल्थ केयर में डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी में यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये डीप लर्निंग के एग्जाम्पल हैं जो यूज़ करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स जटिल डेटा को समझते हैं और इमेज, स्पीच, हेल्थ केयर तथा ऑटोनॉमस सिस्टम्स में प्रभावी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।
उसके बाद आता है जनरेटिव एआई। तो जब डीप लर्निंग मॉडल्स और इवॉल्व हुए तो उन मॉडल्स ने आगे चल के सिर्फ कंटेंट को क्लासिफाई या प्रेडिक्ट करने की बजाय कंटेंट जनरेट करना भी जब स्टार्ट कर दिया, तो इसे बोलते हैं जनरेटिव एआई, क्योंकि ये क्रिएट करता है न्यू कंटेंट। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करता है जिसमें आपके GPT-4, GPT-5, आपके क्लाउडे और आपका जेमिनाई, मल्टीपल एग्जांपल्स आपने सुने होंगे जो अवेलेबल हैं, परप्लेक्सिटी। तो ये सारे एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं जो आपका टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। ये सारे काम ये कर सकते हैं। इनका जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग विभागों में है, लाइक आईटी सॉफ्टवेयर में, हेल्थ केयर में, मीडिया में, एजुकेशन में, फाइनेंस में, इन सब जगह इन जनरेटिव एआई टूल्स का यूज हो रहा है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जनरेटिव एआई और एलएलएम्स नए टेक्स्ट, कोड, इमेज और ऑडियो बना सकते हैं और आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन तथा मीडिया में उपयोगी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब बात करते हैं एआई एजेंट्स की। जो एआई एजेंट्स हैं वो नेक्स्ट लेवल हैं जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई आपके इनपुट के आधार पर कंटेंट जनरेट करता है, बट जब ये जनरेटिव एआई को आप ऐसे यूज करते हैं किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने ऑटोनोमस लेवल पर, आपका जनरेटिव एआई है वो ह्यूमन इनपुट पे बेस्ड होता है। बट एजेंटिक जो एआई है, एआई एजेंट्स जिसको कहते हैं, वो आपका ऑटोनोमस होता है, बेस्ड ऑन ऑलरेडी डिफाइंड लॉजिक। ये टास्क खुद परफॉर्म कर सकता है, लाइक डिसीजन मेक कर सकता है, डिफाइंड गोल अचीव कर सकता है और टास्क को मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ भी सकता है। जैसे कि अगर एक आर्टिकल लिखना है तो उस आर्टिकल को मल्टीपल ब्रेकडाउन, फर्स्ट आपका रिसर्च मॉड्यूल रिसर्च करेगा, उसके बाद आपका ड्राफ्ट तैयार करेगा, फिर प्रूफ रीडिंग करेगा, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा, उसके बाद उसको आउटपुट में देगा। तो इस तरीके से एक टास्क को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करता है और फिर उसके बाद उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। तो एआई एजेंट्स आज की ये फ्यूचर है एआई का, जहां आप मल्टीपल एजेंट्स का यूज करेंगे अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं एजेंटिक एआई के और फीचर्स की। नाउअडेज एक एजेंट नहीं होता, एक मास्टर एजेंट होता है एक फ्रेमवर्क में, और उसमें उसके सब एजेंट होते हैं। मास्टर एजेंट का काम होता है अपनी मेन गोल को अचीव करना, और वो बाकी सब एजेंट को कॉल करता है एपीआई के थ्रू और उनसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क लेता है। जैसा कि एक किसी ऑफिस में होता है, कोई ऑफिसर है, उसके पीए होता है, उसके अंडर सब ऑफिसर्स होते हैं, उनसे वो काम लेते हैं। ऐसे ही मास्टर एजेंट होता है जो सब एजेंट से काम लेता है, और इस तरीके से एजेंटिक एआई अब मोर एक्यूरेटली और पावरफुली डिसीजन भी ले पाता है और गोल भी अचीव कर पाता है। अब बात करते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम फॉर एजेंटिक एआई। ये कैसे बनता है? तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट होता है मास्टर एजेंट होता है। ये ओवरऑल गोल को अचीव करता है और ये टास्क में डिवाइड करता है ब्रॉडर गोल को, और उन टास्क को अलग अलग एजेंट्स को असाइन करता है। जैसे कि कोई आर्टिकल लिखने के लिए, अगर हम रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए एक एजेंट हम बनाते हैं, उस एजेंट का रिसर्च के लिए, वेब सर्च के लिए एक अलग सब एजेंट होगा। उसके अलावा उसका जो प्रूफ रीडिंग के लिए अलग एजेंट होगा, और अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग एजेंट होंगे, और सभी एजेंट मिलके वर्कर एजेंट, और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं एपीआई कॉल्स के थ्रू। जैसे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं ईमेल्स या चैट के थ्रू, वैसे ही एजेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं आपके एपीआई कॉल के और मैसेजेस के थ्रू, जो कि जेसॉन फॉर्मेट में या प्रॉम्प्ट्स के रूप में होता है। जैसे एजेंट ए एजेंट बी से आस्क करता है कैन यू फाइंड द रेलवे टिकट ऑप्शन,
तो एजेंट भी रिप्लाई करता है कि 5 ट्रेन्स हैं, बट मेन है कि ये जो मास्टर एजेंट है वो किसी का ट्रैवल प्लान डिफाइन कर रहा होगा। इस तरीके से मल्टी एजेंट सिस्टम काम करता है। अब एजेंटिक एआई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसमें कई पार्ट होते हैं, तो हम अलग अलग पार्ट देखते हैं। जैसे एक होता है प्लानर टास्क मैनेजर। ये क्या करता है, ये जो ब्रॉडर गोल होता है या आपका जो ब्रॉडर टास्क होता है उसको मल्टी टास्क में डिवाइड करता है और एक प्लान डिसाइड करता है कि किस टास्क को कौन कंप्लीट करेगा, कौन सा एजेंट और कब कंप्लीट करेगा। फिर इसका एक मेमोरी मॉड्यूल होता है जो सारे डेटा को स्टोर करके रखता है। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों टाइप की मेमोरी होती है। फिर एग्जीक्यूशन इंजन होता है, ये आपके जो अलग अलग टूल्स को एक्सेस करता है, लाइक वेब ब्राउज़र, एपीआई, डेटाबेसेस। तो ये एक एग्जीक्यूशन इंजन होता है जो टूल से इंटरफेस करता है। फिर आता है रीजनिंग इंजन। ये आपका मेनली LLMs मॉडल पर डिपेंड करता है। LLMs मॉडल जो होते हैं वो रीजनिंग करते हैं, जो एजेंट को इनपुट देते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर एक फीडबैक लूप भी होता है इस सिस्टम में, जिसमें आपका जो आउटपुट आता है उसका आउटपुट का एक फीडबैक लेता है, जो फीडबैक भी एक एजेंट ही देता है। और उस फीडबैक के आधार पर ये दोबारा एवेल्युएट करता है अपने आंसर को और दोबारा रीरन करता है इस पूरी टास्क को, अगर जो फीडबैक है वो नेगेटिव होता है। अब एजेंटिक एआई और नॉर्मल एआई में क्या डिफरेंस है, तो इसमें आपके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हैं डिसीजन इंटेलिजेंस। जो ट्रेडिशनल आपका ऑटोमेशन होता है वो रूल बेस्ड होता है, एआई आपका पैटर्न रिकॉग्निशन करता है और प्रेडिक्शन करता है। बट एजेंटिक जो एआई होता है वो गोल ओरिएंटेड रीजनिंग करता है, मतलब इसमें गोल डिफाइन होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग की जाती है। इसके अलावा ऑटोनॉमी, तो आरपीए में कोई ऑटोनॉमी नहीं होती, प्रोसेस डिफाइन होता है, वही करना पड़ता है। एआई ऑटोमेशन में आपका डेटा से लर्न करता है बट अडेप्टेबिलिटी कम होती है, जबकि एजेंटिक एआई फुल्ली अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू इनपुट और गोल। फिर आता है वर्सेटिलिटी, तो आरपीए जो होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये आपका टास्क स्पेसिफिक होता है किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आपका फैक्ट्रीज में यूज होता है, तो फैक्ट्रीज में एक रोबोट होता है जो स्क्रू टाइट करता है केवल, तो वो आपका आरपीए जिस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का पार्ट है। फिर आपका एआई ऑटोमेशन डोमेन स्पेसिफिक होता है, जैसे कि आप एक चैटबॉट जो गवर्नमेंट स्कीम के लिए बनाया गया है उस पर आप सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो डोमेन स्पेसिफिक हो जाता है। और एजेंटिक एआई जो होता है वो क्रॉस डोमेन कैपेबल होता है, तो जैसे मैं क्रॉस डोमेन कैपेबल मींस कि अगर मुझे रिसर्च लिखना है केमिस्ट्री, रिसर्च पेपर लिखना है केमिस्ट्री पे के सब्जेक्ट पे, या रिसर्च पेपर लिखना है मुझे किसी जगह के बारे में, तो अगर एजेंट है जो कि रिसर्च पेपर लिखने वाला एजेंट है तो वो किसी भी डोमेन से रिलेटेड रिसर्च लिख सकता है, क्योंकि उसके पास पीछे जो एजेंट है वो रिसर्च करने में एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से ये वर्सेटाइल बिहेवियर देता है। ह्यूमन इंटरेक्शन, आरपीए रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन में आपका ह्यूमन ट्रिगर्स होते हैं और एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है ह्यूमन के द्वारा। एआई ऑटोमेशन में आपको ह्यूमन ओवरसाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एआई जो एलएलएम मॉडल हैं वो हेलुसिनेट भी करते हैं, मींस कि वो गलत आंसर भी दे सकते हैं। तो जब गलत आंसर देते हैं तो ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है कि हम गलत आंसर ना यूज करें, जबकि एजेंटिक एआई है वो ह्यूमन से एज ए इंटेलिजेंट पार्टनर कोलैबोरेट करता है और परफॉर्म करता है टास्क को। नॉलेज यूटिलाइजेशन, तो आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में लिमिटेड प्रोग्रामेबल लॉजिक होता है उसके लिए, और उसके बाद आपका एआई ऑटोमेशन में आपका डेटा, जो भी आप डेटा देते हैं उससे वो ट्रेन होता है, जबकि एजेंटिक एआई में एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, क्योंकि अलग अलग टू एक्सपर्ट्स के वैल्यू से वो ट्रेन हो रहा है, तो वो एक तरीके का एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि एजेंटिक एआई अगर हम कुछ टास्क देते हैं हम उसे,
तो वो उसको कैसे परफॉर्म करता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एक यूज केस है कि अगर एक विलेज लेवल ट्रेनिंग कैंप चलाना है डिजिटल लिटरेसी के लिए, और तो हमने एक टास्क दिया किसको, एजेंटिक एआई को, ऑर्गेनाइज ए विलेज लेवल ट्रेनिंग कैंप फॉर डिजिटल लिटरेसी। ना जो मास्टर एंड एजेंट होगा वो इस गोल को रिसीव करेगा, उसके बाद उसको 6 छोटे टास्क में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले सिलेक्ट डेट एंड वेन्यू, ये एक टास्क हो गया। दूसरा टास्क है आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट्स। तीसरा है अरेंज ट्रेनर्स। चौथा है डिजाइन कंटेंट। पांचवा है कोऑर्डिनेट लॉजिस्टिक्स एंड छठा है सेंड इनविटेशन। तो सबसे पहले जो कंडक्ट करने के लिए ट्रेनिंग वो एक एक करके टास्क देगा, तो सब एक एक एजेंट को ही एक एक टास्क देगा। तो सबसे पहले एक होगा वेन्यू एजेंट, जो कि किसी भी वेन्यू के बारे में जानकारी निकाल सकता है कि ये वेन्यू अवेलेबल है कि नहीं है, उसका क्या फाइनेंशियल चार्जेस हैं, क्या उसका बुकिंग का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें वेन्यू एजेंट को पता होंगी। तो उसको वेन्यू का टास्क दिया जाएगा, वो कंफर्म करेगा लोकेशन और उसका डेट एंड टाइम। उसके बाद एक पार्टिसिपेंट एजेंट होगा जो गैदर करेगा, वेरीफाई करेगा कि कौन कौन एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं इस ट्रेनिंग कैंप के लिए। और उसके बाद आता है ट्रेनर एजेंट। ट्रेनर एजेंट बुक करेगा ट्रेनर्स को जो इस ट्रेनिंग के लिए अच्छे ट्रेनर्स होंगे अकॉर्डिंग टू इट्स नॉलेज। अगले होगा आपका कंटेंट एजेंट, जो एक डिजिटल लिटरेसी का मटेरियल तैयार करेगा और उस मटेरियल को अवेलेबल कराएगा ट्रेनर्स को। फिर उसके बाद आता है आपका लॉजिस्टिक एजेंट। लॉजिस्टिक एजेंट आपका जो भी आपकी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे कि कोई भी कार्स बुक करनी है, बस बुक करनी है, ट्रेन्स बुक करनी है, फ्लाइट बुक करनी है, इस टाइप के जो भी काम है वो लॉजिस्टिक एजेंट देखेगा। उसके बाद आता है इन्विटेशन एजेंट। ये इसके पास ईमेल और ईमेल एपीआई का एक्सेस होगा, एसएमएस एपीआई का एक्सेस होगा, और ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ पार्टिसिपेंट एजेंट और ट्रेनर एजेंट, ये इन्विटेशन भेजेगा आगे ये अपने ईमेल या एसएमएस के थ्रू। उसके बाद है फीडबैक एजेंट। जब इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फीडबैक एजेंट जो है वो फीडबैक कलेक्ट करेगा सभी ट्रेनर से भी, पार्टिसिपेंट से भी, और उस फीडबैक को वो अपने मेमोरी में सेव करेगा, जिससे ये आगे भी इस एजेंट की एक्सपीरियंस में काम आएगा। तो फाइनल आउटपुट क्या हुआ है एजेंटिक एआई का, कि एक डिजिटल लिटरेसी कैंप शेड्यूल हो गया पंचायत भवन रामपुर में 12 सितंबर 10 AM को। ट्रेनर मिस्टर RS यादव है, 35% पार्टिसिपेंट्स इनवाइटेड, सेटअप एंड कंटेंट रेडी, फीडबैक फॉर्म लिंक्ड। तो हमने क्या इनपुट दिया स्टार्टिंग में कि आप कंडक्ट करिए डिजिटल ट्रेनिंग कैंप, और ये फाइनल आउटपुट आपका आया। उसने क्या किया, सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी कैंप को शेड्यूल कर दिया, उसके बाद उसको उनका वेन्यू भी डिसाइड कर दिया, उसके बाद ट्रेनर को भी उन्होंने फाइनल कर दिया, 35 पार्टिसिपेंट्स को फाइनल कर दिया, और सेटअप और कंटेंट भी रेडी कर दिया, और फीडबैक फॉर्म बना दिया, उसका लिंक इसमें दे दिया। तो इस तरीके से एजेंट ने पूरा काम जो कई लोग मिलकर कई दिन में कंप्लीट करते उसको करके एक बार में एक जगह पर बहुत ही कम समय में उपलब्ध करा दिया। तो इस तरीके से आपका एजेंटिक एआई है वो आपका फ्यूचर है एआई का, और ये आगे चल के गवर्नमेंट डोमेन में कई चीज़ों को ऑटोमेट करेगा और एरर फ्री गवर्नेंस को इनेबल करेगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एजेंटिक एआई स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। मास्टर और सब एजेंट्स मिलकर जटिल कार्यों को छोटे छोटे टास्क में बांटकर पूरा करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है। इसका उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम में हमने जाना एआई मानव जैसी क्षमताओं जैसे सीखना, समस्या समाधान और निर्णय निर्माण को दोहराकर तेज और सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। एआई तकनीकें पारंपरिक डेटा एनालिटिक्स से शुरू होकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई तक विकसित हुई हैं।
एआई समस्या समाधान की कला में सही प्रश्न परिभाषित करना, उपयुक्त मॉडल चुनना और एआई लाइफ साइकिल अपनाना आवश्यक है। मॉडल चेन में रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जैसी तकनीकें सहायक हैं और मूल्यांकन कंफ्यूजन मैट्रिक्स से किया जाता है। डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स ने इमेज, स्पीच, टेक्स्ट, हेल्थ केयर और ऑटोनॉमस सिस्टम्स जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। जेनरेटिव एआई और एलएलएम्स नए टेक्स्ट, कोड, इमेज बनाकर आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और मीडिया क्षेत्रों को बदल रहे हैं। एजेंटिक एआई जटिल कार्यों को छोटे टास्क में बांटकर मास्टर और सब एजेंट्स के सहयोग से स्वतः समाधान प्रस्तुत करता है। एआई का भविष्य ऑटोमेशन, एफिशिएंसिया और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में नए अवसर खोलते हुए उद्योगों, शासन और समाज पर गहरा प्रभाव डालेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर।